ये मिथ है कि ये रियलिटी है? इफ अ गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस वो कंसीव नहीं कर सकती? ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। आजकल हर स्किन केयर प्रोडक्ट में आप देख लें रेटिनॉल रेटिनॉइड्स। यूज हो रहा है। अगर एक बंदी जो रेटिनॉल ले रही है या वो टॉपिकल स्किन पे यूज़ कर रही है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है अब तो उसके इतने मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स हैं उस चीज़ के। शादी प्लान कर रहे हैं आप तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे इमिजिएटली आफ्टर मैरिज यहाँ पे होता है कि जिदे पीपल वांट टू कंसीव। अब कंसेप्शन से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने रेगुलर रूटीन में यूज़ कर रहे हैं और वो हमें पता ही नहीं है कि वो कंसेप्शन के लिए कितनी खतरनाक है। रिकमेंडेड गाइडलाइंस जो आरसीओजी रॉयल कॉलेज देता है वो ये है कि अगर एक बंदी जो डायबिटिक है उसका HbA1c जो 6 मंथ्स का आपको टेस्ट बताते हैं कि 10 तक है तो आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दें। अब फर्ज करें एक बंदी ने बच्चा पैदा किया और नेक्स्ट ईयर फिर बच्चा हो गया, जो बड़ा कॉमन होता है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। बॉडी तो रिकवर ही नहीं की, मतलब 1 ईयर के अंदर आप फीमेल बॉडी को तो रिकवरी का टाइम ही नहीं मिला। आपने 3 ईयर्स का टाइम की जगह 1 ईयर बाद करें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अस्सलाम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रेडवर्ड टाइम्स। आई एम योर होस्ट महक नईम और आज हम बात करेंगे फीमेल वुमेन हेल्थ पे। और आज हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जवेरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन मांगूं तो डॉक्टर जवेरिया कौन है, फॉर दोज हु डोंट नो यू येट? आई एम डॉक्टर जवेरिया. I did my MBBS from Rifa International, and then I did my FCPS in gynecology and obstetrics from College of Physician and Surgeon, Pakistan. I'm currently working as an obstetrician and gynecologist, laparoscopic and endoscopic surgeon, and cosmetic gynecologist. डॉक्टर जवेरिया, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी को भी गायनाकोलॉजिस्ट कब कंसल्ट करनी चाहिए या कब विजिट करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में ये माइंड सेट है कि शादी के बाद ही गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट किया जाए, जब आप कंसीव कर रहे होते हो या जब आप कंसीव करने वाले होते हो। शादी से पहले गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाने का रेशो बहुत कम है, व्हाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गायनोकोलॉजिस्ट के पास एक यंग लड़की, एक बच्ची जब उसको साइकिल आता है और इवन उससे भी पहले, ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि एक कुछ वैक्सीन्स होती हैं आजकल, सर्वाइकल CA सबको पता है। अब उसकी वैक्सीन जो रिकमेंडेड एज ग्रुप है वो है 10 से 11 साल की बच्ची। उस एज में वैक्सीन आप उन्हें लगवा दें। अगर वो हमारे पास आए, हम उन्हें बता देते हैं कि किस तरह से वैक्सीन लगती है और उसके क्या फ़ायदे हैं आगे लाइफ में चल के। जिनकी फैमिली में CA सर्विक्स वगैरह कॉमन है, उस एज ग्रुप के बच्चों को भी आना चाहिए। फिर शादी के बाद अगर शादी प्लान कर रहे हैं आप तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे इमिजिएटली आफ्टर मैरिज यहाँ पे होता है कि जिदे पीपल वांट टू कंसीव। अब कंसेप्शन से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने रेगुलर रूटीन में यूज़ कर रहे हैं और वो हमें पता ही नहीं है कि वो कंसेप्शन के लिए कितनी ख़तरनाक है, या कुछ बॉडी में डेफिशिएंसीज ऐसी आ जाती हैं कि जो हमें बहुत पहले पूरी कर लें तो बहुत चीज़ों से बचा जा सकता है। लाइक विटामिन A, रेटिनॉइड्स पे मैं बात करूंगी। आजकल हर स्किन केयर प्रोडक्ट में आप देख लें रेटिनॉइड्स यूज हो रहा है। यूज़ हो रहा है, एंड यंग गर्ल्स आर यूजिंग इट लाइक गम्स और ये लाइक मेडिसिन जो टॉफीज है, ठीक है, दे आर यूजिंग इट। अब अगर एक बंदी जो रेटिनॉल ले रही है या वो टॉपिकल स्किन पे यूज़ कर रही है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है अब तो उसके इतने मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स हैं उस चीज़ के। रेटिनॉल को 6 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी रिकमेंडेड है कि बंद करें। 6 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी इतना हार्मफुल है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपकी मैरिज भी प्लान हो रही है, गिव अ विजिट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। उसकी फ़ायदा ये हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। अगेन, अगर आप शादी के बाद भी आप आना चाह रहे हैं, कंसेप्शन पे आए हमारे पास, वो तो सभी जा रहे होते हैं, लेकिन प्री कंसेप्शन एक काउंसलिंग होती है जिसमें हम बताते हैं कि बॉडी में ये डेफिशिएंसीज हैं या हो सकती हैं जो कि आगे बच्चे को इफेक्ट करती हैं। लाइक नंबर 1 कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमारी ऑलमोस्ट 70-80% पॉपुलेशन आयरन डेफिशिएंट है। उसके बाद फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज़ सच अ ह्यूज इशू क्योंकि उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बड़े कॉमन है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को आम ज़बान में बताऊंगी, बच्चे का सर नहीं बन रहा, कमर के ऊपर एक बड़ा सा एक लीजन बन जाता है और बच्चे फॉर लाइफ सफ़र करते हैं। उसमें से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कुछ तो इतने ख़तरनाक हैं कि उसको आप, दे आर नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, हमें वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है। मतलब एनेमिक प्रेगनेंसी आपके बेबी को इतना अफेक्ट कर रही होती कितना है? इफेक्ट करती है एनीमिक प्रेगनेंसी? बेबी को तो इफेक्ट करती है, मदर को भी इफेक्ट करती है। ये मैं थोड़ा सा आपको एनीमिया पे हम अभी बात करेंगे। जो फॉलिक एसिड इज सच अ कॉमन थिंग, हमें सोचते भी नहीं है कि फॉलिक एसिड हम प्रेगनेंसी में सुन रहे होते हैं, हर गायनेकोलॉजिस्ट ने फॉलिक एसिड स्टार्ट करा दिया, लोग ले भी नहीं रहे होते। उन्हें पता ही नहीं है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कितना हार्मफुल डिफेक्ट है, कंपेटेबिलिटी विद लाइफ ख़त्म कर रहा है। और आप एक अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आपने प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले फॉलिक एसिड खा ली
इट्स एज सिंपल एज दिस कि आपने गोली खानी है और वो बच्चा जा सकता है। वो तब होगा जब आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप हमारे पास आएंगे तो हम डेफिनेटली उस जगह से लेके चल सकेंगे। अब बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्रेन बन रहा होता है, हर चीज़ बन रही होती है, चीज़ें और ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो रही होती है, और आपकी डेफिशिएंसीज उसी टाइम पे जो है ना उसको इफेक्ट कर देती हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत हाई आईक्यू बच्चे होते हैं, कुछ लो आईक्यू होते हैं। आजकल आपने ऑटिज्म बहुत सुना होगा कि ऑटिज्म बड़ा कॉमन हो रहा है। उसकी यही रीजंस हैं कि बहुत सारी डेफिशिएंसी। अब ऑटिज्म और ये इन चीज़ों का ना कॉज अभी तक हमें प्रॉपरली पता नहीं है, बट अगर हम एक हेल्दी मदर है, हेल्दी मदर इन अ सेंस कि अगर उसकी बॉडी साउंड है, हर तरह के विटामिन में, हर तरह के मिनरल में, जो उसकी प्रेगनेंसी को ग्रो करेगी फॉर द नेक्स्ट 9 months, तो वो एक बच्चा हम ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो हेल्दी बच्चा होगा। और अगर पहले से डेफिशिएंसी चल रही है और पहले से ही बॉडी कमज़ोर है और उसने एक जान को ग्रो करवाना है और फॉर 9 months लेके चलना है, तो वो बहुत बहुत डिफरेंस आ जाता है। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हमारे पास ऐसी भी ख़वातीन आती हैं जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन प्री प्रेगनेंसी चल रहा होता है और उनको पता ही नहीं होता। अब डायबिटीज़ की इतने बर्ड इफेक्ट्स हैं, अगर आपके हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं और आप कंसीव कर जाते हो, रिकमेंडेड गाइडलाइंस जो RCOG रॉयल कॉलेज देता है वो ये है कि अगर एक बंदी जो डायबिटिक है उसका HbA1c जो 6 months का आपको टेस्ट बताते हैं कि 10 तक है, तो आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दें। डायबिटीज इज इतनी दैट मच हार्मफुल। कार्डिक डिफेक्ट्स नंबर 1 उसका कार्डिक, बच्चे के अंदर कार्डिक डिफेक्ट्स होंगे। तो अगर आप एक डायबिटिक मदर है और वो हमारे पास प्री प्रेगनेंसी, अगर उसने सोचा है अच्छा मैंने नेक्स्ट 3 months में कंसीव करना है, वो मेरे पास आती है, तो मैं उसके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल कराऊंगी ताकि जब वो कंसीव करे तो बच्चे के लिए इतना हेल्दी ब्लड शुगर हो कि वो ऐसे कोई भी डिफेक्ट से वैसी बच जाए। अगर एक बंदी आ रही है, उसने कहा है कि मैं स्किन केयर में रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ, हम 6 months हम उसे मना करेंगे कि आप कंसीव ही ना करो 6 months तक, और 6 months के बाद करो, बर्थ डिफेक्ट्स हम कम करा लेंगे। फॉलिक एसिड हम दे सकते हैं उसको, फॉलिक एसिड देंगे तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हम उसका आयरन पूरा करा देंगे ताकि प्रेगनेंसी के शुरू के 3 months, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में आपने सुना भी होगा वॉमिटिंग नोजिया बड़ा होता है। नो मैटर व्हाट ड्रग यू गिव, आपको उसका नोजिया वॉमिटिंग उल्टी होके निकल जाएगा। दवाइयाँ वैसे भी काम नहीं कर रही, तो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करना फर्स्ट 3 months वैसे ही क्रूशल है। ब्रेन डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज डेवलपिंग, हर ऑर्गन बन रहा है। फर्स्ट 3 months में आप दवाई प्रॉपर दे नहीं दे सकते, ठीक है, तो फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का फिर। तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेगनेंसी की बात शुरू हुई है तो डॉक्टर जवेरिया, आजकल सी सेक्शन इतने कॉमन क्यों है? प्रेग्नेंट लेडी हेल्दी है, एक्टिव है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, लेकिन क्यों इन द एंड उसको नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन की तरफ लेके चला जाया जाता है? डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट क्यों ले जाती हैं? अच्छा, मैं बताऊँ, इसमें गायनेकोलॉजिस्ट कभी भी नहीं चाहती कि मैं सिजेरियन करूँ। प्रॉब्लम यह है कि हमारी अब जो लॉट आ रही है जनरेशन, दे हैव वेरी लो टॉलरेंस टुवर्ड्स पेन, दे हैव फियर। हमारा सिजेरियन सेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, और जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की है, मेरी ट्रेनिंग PIMS इस्लामाबाद की है, तो हमारी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, शी वाज सो मच इनटू दिस कि आप सिजेरियन सेक्शन रेट कम रखें। अब टॉलरेंस, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में पेशेंट मेरे पास आती हैं और वो मुझे दे ऑप्ट फॉर सिजेरियन। इवन वो ये भी कहती हैं कि आप सिजेरियन करेंगी तो हम आपके पास डिलीवर होंगे, अदरवाइज हम कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि पेन थ्रेशोल्ड बड़ा कम हो गया बच्चियों का, ठीक है। तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट का ये होता है कि अगर देखिए हमने बेबी को सेफ रखना है, अगर हमें लगते ड्यूरिंग लेबर, अगर एक बंदी है 9 months स्मूथ गुजर गए और ड्यूरिंग लेबर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसके ऊपर हमें सिजेरियन स्टार्ट करना पड़ता है। वो ऐसे इवेंट्स हैं कि अगर हम उस वक्त सिजेरियन नहीं करेंगे तो बेबी की इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होने का खतरा होता है। और वो हमें कैसे पता लग रहा होता है? हम कार्डियोटोकोग्राफ CTG होती है, अगर बेबी स्टूल पास कर दे, कलर ऑफ लाइकर चेंज हो जाए, आप मदर से कॉन्सेंट लेते हैं हम फिर भी कि कॉन्सेंट देते हैं, अगर वो देगी कॉन्सेंट तो हम सिजेरियन करेंगे। तो सेक्शन रेट होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि पेशेंट में टॉलरेंस उस तरह से नहीं है, और गायनेकोलॉजिस्ट की परसेप्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टू परसीव कि वाकई ये सिजेरियन का कैंडिडेट है कि नहीं है। मतलब सिजेरियन का कैंडिडेट एक पेशेंट हो देन गो फॉर सिजेरियन, अदरवाइज आप उसे आप नॉर्मल कोर्स लेने दें। नेचुरल प्रोसेस है, और प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो है नहीं, नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है, वो नेचुरली प्रोसेस अच्छा प्रोसेस है। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आप देन यू कैन इंटरवीन एंड यू कैन डू अ सिजेरियन सेक्शन, एमरजेंसी में आप कर लें। कुछ सिजेरियंस होते हैं प्लान्ड होते हैं, जैसे एक बच्चे की ग्रोथ ही बहुत कमज़ोर है और वो आपके लेबर की पेन बर्दाश्त ही नहीं करेगा, और ड्यूरिंग लेबर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये बच्चा नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, तब आप उसको लो थ्रेशोल्ड रख के आप पेशेंट को पेन जाने दें। और अगर नहीं आपको लग रहा है CTG ख़राब हो रही है, कोई रीज़न है, तो आप सिजेरियन कर सकते हैं। हाँ, लो थ्रेशोल्ड का मतलब है आपका थिएटर तैयार हो, ऑन स्टैंड बाय पे हो कि विद इन नेक्स्ट 15 minutes आप बेबी आउट कर लें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये सेटअप जहाँ पे है वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस हो रही है।
अच्छा डॉक्टर जवेरिया, प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रही होती है और क्या कॉमन कंसर्न्स होते हैं ईच ट्राइमेस्टर की बार? प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी को काफ़ी लेवल्स पे आके चेंज करी होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हम लेके चलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नंबर 1 जो होता है वो नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आता है। तो नोज़िया वॉमिटिंग फर्स्ट टाइम मदर है उसके लिए नोज़िया वॉमिटिंग बहुत एक इरिटेबल चीज़ है। नॉर्मली जो वो परफ्यूम यूज़ कर रही है उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, नॉर्मली जो वो खाना पीना खा रही है उसको वो अच्छा नहीं लगेगा। हार्मोन चेंज हो रहे हैं आपके, ठीक है, आपकी बॉडी एक एक हार्मोनल फेज में से गुजर रही है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हार्मोनल हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत रोना भी आ जाता है, कुछ को बहुत हंसी भी आ रही होती है उस वक्त में, कुछ बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। तो इस तरह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसके अंदर ये होता है कि आपको एक हैप्पीनेस भी होती है, लेकिन नोज़िया वॉमिटिंग की वजह से कुछ पेशेंट्स को नहीं भी होती। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब पेशेंट क्विकनिंग फील करता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कहते हैं फर्स्ट 12 वीक्स को, और ये वो ट्राइमेस्टर है जिसके अंदर थ्रू आउट आपके बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी हार्ट की फॉर्मेशन फर्स्ट 4 वीक्स में हो जाती है। तो ये इतना क्रूशल होता है, इसलिए हम कहते हैं प्री कंसेप्शन, जो हमने पहले काउंसलिंग की बात की। सेकेंड ट्राइमेस्टर 12 वीक्स ऑनवर्ड्स होता है, और उसके बाद फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। हर ट्राइमेस्टर की अपनी होती है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोज़िया वॉमिटिंग ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसमें आपका विजिट बहुत ज़रूरी होता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास। आप फर्स्ट स्कैन करा लें, आप बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करा लें, वही रूल आउट करने के लिए जो हमने पहले बातें की हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्विकनिंग फील होना शुरू हो जाती है पेशेंट को, बेबी की मूवमेंट्स आ रही होती हैं, वो भी एक अच्छा उसके ऊपर होता है कि ठीक है मूवमेंट फील हो रही है, एक बड़ा, और थोड़ा सा नोज़िया वॉमिटिंग सेटल हो रहा होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी यहाँ स्टार्ट हो रही होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद। सेकेंड ट्राइमेस्टर पे अगर एक ऐसा पेशेंट जिसका आयरन लेवल्स ऑप्टिमल थे इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में या उसके एंड पे डेफिशिएंसी होना क्यों शुरू होती है? बेबी आयरन ले रहा है मदर से, बेबी का ब्लड बन रहा है सारा, तो वो क्या करता है, मदर से आयरन खींचता है। ठीक है, तो मदर से आयरन खींचता है तो माँ के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो रही होती है। तो अक्सर ये लोग समझते हैं हमारा एच बी तो 12 था, 13 था, तो अब सडनली अगर वो 9 हो गया तो वो परेशान हो जाते हैं। वो नेचुरली है, ऐसा होना है। और फिर जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर है, इसके अंदर प्रेशर सिम्टम्स, क्योंकि बेबी अब ग्रो कर गया है, ठीक है, अब आपको खाना आपका सारा ऐसे ऊपर पड़ा हुआ है, आपको नहीं आपको खाया नहीं जा रहा, उसमें भी वॉमिटिंग कई दफ़ा हो जाती है। ठीक है, प्रेशर आ रहा है, आपको पेट जा रहा है, आपको आदत नहीं है, एब्डोमेन के अंदर एक बेबी फुल ग्रो करके आ गया है, यूट्रस पूरा एब्डोमेन में आ गया, वो हर ऑर्गन को पुश कर रहा है, वो आपके स्टमक को पुश कर रहा है, वो आपके लंग्स को पुश कर रहा है, वो डायफ्राम को पुश कर रहा है ऊपर, थोड़े से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, कॉन्ट्रासेप्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, व्हाट आर देयर प्रोज एंड कॉन्स? कॉन्ट्रासेप्शन की यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप बेबी अपनी फैमिली प्लानिंग बिल्कुल करनी चाहिए। उसकी रीज़न अभी हमने जो पहले किया है कि अगर एक जो यंग लड़की या जिसकी सारे बॉडी जो है वो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो बॉडी को रिकवर करने में 3 इयर्स लगते हैं कि वो दोबारा वो सारे अपने अंदर मिनरल्स और चीज़ें लेकर आए। अब फर्ज करें एक बंदी ने बच्चा पैदा किया और नेक्स्ट ईयर फिर बच्चा हो गया, जो बड़ा कॉमन होता है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, तो बॉडी तो रिकवर ही नहीं की, मतलब 1 ईयर के अंदर आप बॉडी को तो रिकवरी का टाइम ही नहीं मिला, आपने 3 इयर्स का टाइम की जगह 1 ईयर बाद कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो कॉन्ट्रासेप्शन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रॉब्लम ये है, मेरे पास अक्सर क्लिनिक पे पेशेंट्स आती हैं, कंसीव कर लिया होता है और उसके बाद ख्याल आता है कि हमें नहीं चाहिए। दिस इज सच अ कॉमन इशू इन एवरी डे प्रैक्टिस। 1 वीक में 3 से 4 ऐसे लोग आते हैं कि हम तो अभी बेबी नहीं चाह रहे थे। तो आप पहले आ जाएं, आप कॉन्ट्रासेप्शन पूछ लें और आप वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस करें और सुकून से रहें। अब एक बच्चा आ गया है बॉडी में, आप उसको अबॉर्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि अबॉर्शन लॉज हमारे ऐसे हैं कि इट इज़ नॉट अलाउड। फिर क्या होता है कि फिर ऐसे लोग गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करते, हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये एक एथिकली भी है, क्योंकि अलाइव बच्चा है, आप उसको नहीं कर सकते, और हमारे उसमें हमारे लॉज भी नहीं मानते इसको। अब वो जाती हैं दाइयों के पास, और जब आप दाइयों के पास जाते हो, दे यूज ऑल टाइप्स ऑफ टॉक्सिक मीन्स कि आप वो बच्चे से गेट रिड करें। और वो क्या होता है, अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों की इस तरह डेथ्स हो जाती है, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं, उनको तरीका ही नहीं आता है बच्चा अबॉर्ट करने का एक मेडिकल वे में, तो वो हर नॉन मेडिकल तरीका इख्तियार करती हैं। और वो कई दफ़ा अपने न्यूज़ में भी हम सुनते हैं कि भाई इस तरह से अबॉर्शन के दौरान इस तरह से हो गया। तो आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आएँ, ईजी है, आप वो प्रैक्टिस करें और आप जो है ना अपनी लाइफ आसान बनाएं। इज इट हार्मफुल फॉर द बॉडी, फीमेल बॉडी? नॉट एट ऑल। ओके, इट डिपेंड्स कि आपने कॉन्ट्रासेप्शन डिस्कस करनी है। कुछ ऐसी देखें, कॉन्ट्रासेप्शन में बैरियर मेथड्स आते हैं, ठीक है, बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन जो कॉन्डम्स हम आम ज़बान में हम कहते हैं। अब इसका मसला ये है कि इसका जो सेफ्टी विंडो है, मतलब इसका
25% इट इज़ इफेक्टिव, 75% इट्स नॉट। रप्चर होना, ये चीज़ें होना हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ें आती हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें हमारे पास पिल्स आती हैं, इम्प्लांट्स आते हैं। पिल्स जो होती हैं वो हम डेली बेसिस पे एक पिल पेशेंट ने लेनी होती है, 21 डेज तक लेंगे। 21 डेज के बाद आप पिल छोड़ेंगे, ब्लीडिंग आपके साइकिल पे होगी, देन स्टार्ट कर लेंगे। बहुत सेफ है, 99.23% इसकी मतलब है, मतलब कॉन्डम इज़ वेरी मच लेस सेंसिटिव। वो 25% तो कुछ भी नहीं है, ये 99% जो है आपके लिए इफेक्टिव है। और जो कुछ है हम बाजू में इम्प्लांट रख देते हैं, जिडेल आता है इसके अंदर, हम बाजू में रख देते हैं, कैप्सूल होता है, 3 years के लिए आप उसको रहने दें। और इसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं। और ये आप ज़रूर डिस्कस करें। इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइसेस आती हैं। अगर एक बंदी ने डिलीवरी के टाइम पे, हम वो पोस्ट प्लेसेंटल भी रख देते हैं। जैसे एक बंदी आई है, उसकी डिलीवरी हुई है, अकॉर्डिंग टू फीमेल बॉडी एंड हेल्थ आप रिकमेंड करते हो कि कौन सी एग्जैक्टली कॉन्ट्रासेप्शन यूज बिल्कुल। करनी है? जैसे अगर कुछ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन ऐसी है जो हम कुछ ऐसी उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, लाइक हाइपरटेंसिव पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स, किसी को लिवर डिजीज़ है तो हम उसमें मना होती हैं, तो हम ऐसे पेशेंट्स को हम कॉपर टीज़ रख देते हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं। और वो इतनी सेफ़ हैं कि आप वो, ना कोई हार्मोन है, ना कोई उसमें मूड स्विंग्स है, ना कोई वेट गेन का इशू है। आप कॉपर टी रखवा लें, जब आपने कंसीव करना है आप उसको रिमूव कराएं एंड देन यू कैन कंसीव। बहुत आसान है। और वो आप रखवाने का तरीका भी इतना आसान है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद अगर आप रखवाएं तो आपको फील भी नहीं होगा उसका पेन रखने का। तो वो इतना एज सिंपल एज दैट। तो वो सबसे ईजी कॉन्ट्रासेप्शन है। उसमें फ़ायदा ये कि आप हर एक पेशेंट को ऑलमोस्ट रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका हार्मोन नहीं जा रहा, बॉडी में कोई हार्मोनल इफेक्ट नहीं आ रहा बॉडी के ऊपर, क्योंकि पिल जो आप खाएंगे उसका डेफिनेटली कोई ना कोई हार्मोनल इफेक्ट होगा। अच्छा डॉक्टर जेवेरिया, व्हाट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड व्हाट इज़ पोस्टपार्टम ब्रूज? और ये क्या ये वाकई में होता है, और अगर हो जाता है तो कितने टाइम फ्रेम के लिए ये रहता है, और ये क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कशन है। पोस्टपार्टम ब्लूज सॉर्ट ऑफ पोस्टपार्टम मूड स्विंग्स होते हैं जो इमिजिएटली आफ्टर बर्थ माँ को फील होते हैं, जिसमें सैडनेस के स्पेल्स होते हैं, रोना आता है माँ को बहुत ज़्यादा, अननोइंगली वो सैड होती है, ठीक है। और ये क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस से गुजरी होती है चाइल्ड बर्थ के बाद और फ़ौरन उसके ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ट्रॉमा भी, ठीक है, और एग्जॉस्शन में होती है बॉडी। एक फिजिकल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल भी पेशेंट को एक चाइल्ड बर्थ का होता है, ऊपर से हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ब्लूज़ विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स अगर डिलीवरी के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसके लिए मोस्टली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, काउंसलिंग सेशंस आर मोर देन इनफ। लेकिन डिप्रेशन जो है वो फर्स्ट फ्यू वीक्स में ऑनसेट होता है इसका, और ये बहुत ज़्यादा लीथल हो सकता है। सो मच सो के ये भी हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को मारने की कोशिश करे। और ऐसा रिपोर्ट हुआ है बिल्कुल कि मदर को इतना ज़्यादा गुस्सा, रेज और इतना ज़्यादा एंजाइटी और इतना ज़्यादा वो सैडनेस में होती है कि वो उससे वो बच्चा बर्दाश्त ही नहीं होता। एंड मदर्स हैव ट्राइड टू किल। हर फीमेल इस चीज़ को सफ़र करती है? नॉट रियली, हर फीमेल नहीं करती, लेकिन इसकी कुछ परसेंटेज है जो उन्हें फील करती है। और अगर ऐसा फील कर रही है कोई भी फीमेल जो इमिजिएटली चाइल्ड बर्थ के बाद उसे मूड एलिवेटेड नहीं लग रहा, या उसको कोई किसी भी वजह से सैडनेस या बहुत ज़्यादा रोना या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वो अपने आप को फील कर रही है, गो फॉर मेडिकल हेल्प। तो आप किसी मेडिसिन, किसी डॉक्टर से बात करें, किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से बात करें, साइकेट्रिस्ट से या काउंसलर से आप ज़रूर बात करें और इसको रिपोर्ट कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने डिफरेंशिएट करना है कि ब्लूज़ है कि डिप्रेशन है। और अगर ये डिप्रेशन है तो ये साल तक भी रह सकता है और उसके भी बाद, और ये वर्स्ट भी हो सकता और है। ये वर्स्ट भी हो सकता है कि एक नोबडी कैन इवन थिंक कि माँ बच्चे को हार्म करेगी, लेकिन अगर एक डिप्रेशन में है माँ तो वो कर सकती है, और उसमें उसका कसूर कोई नहीं है, बिकॉज शी इज़ इन अ मेडिकल कंडीशन कि वो उसकी वजह से हो रहा है। तो ज़रूर अगर आप किसी भी वजह से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है या बहुत रोना आ रहा है किसी को, आम ज़बान में हम बात करते हैं, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, गुस्सा है, बच्चे को देख देख के गुस्सा आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी को देख के माँ को। सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर जेवेरिया, व्हाट इज़ पीसीओएस? इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सी लड़कियां इस चीज़ से सफ़र कर रही होती हैं लेकिन उसको नहीं पता कि आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। तो क्या सिम्टम्स हैं कि उसको पता चले आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस एंड नाउ इट्स अ टाइम आई शुड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट? पीसीओएस इतना कॉमन इशू है कि हमारी हर 2 में से 1 लड़की को पीसीओएस है। वो इतना कॉमन है कि अगर हम एक कमरे में 2 खवातीन बैठी हैं तो एक को पीसीओ है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर हमारी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट हो रही होती है। हमारे हार्मोन्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, फीमेल का साइकिल इफ़ेक्ट हो रहा है, फीमेल के साइकिल के साथ बॉडी के अंदर चेंजेस ऐसी आ रही हैं कि जो उसको
इरिटेट भी करती हैं। अच्छा, ड्यूरिंग पीसीओएस आपका वेट गेन हो सकता है, हेयर बिल्कुल फॉल, बिल्कुल, और ये इस होता तरह है के इश्यूज? क्योंकि हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। इसमें होता क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो नॉर्मली एक मेल हार्मोन है, ये बॉडी में ज़्यादा हो जाता है फीमेल के। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है? बियर्ड ग्रोथ कराता है मेल्स में। ओह, और आपने देखा होगा अक्सर मेल में क्राउन हेड एरिया पे बाल नहीं बाल होते नहीं हैं, वो होते, हाँ। टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं होते, क्योंकि मेल हार्मोन है। अब ये फीमेल में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, लड़कियों में बियर्ड आना शुरू हो जाती है, एक्नी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा एडोलेसेंट्स में लड़कों में एक्नी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कराता है, सेबेशियस ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है। इससे क्या होता है, एक्नी, हिर्सुटिज्म, वेट गेन। हो क्या रहा है कि ओवरीज नॉर्मली ओव्यूलेट करती हैं वंस अ मंथ, अब ओव्यूलेशन बंद हो गई, ओव्यूलेशन बंद हो गई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका बढ़ गया, हाँ। ठीक है, साइकिल ओव्यूलेशन नहीं हुई, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का जो नॉर्मल रेशो है वो आपका डिस्टर्ब हो गया। जब वो डिस्टर्ब हो गया तो आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब है, और वो क्या होता है कि आप ब्लीड नहीं कर रही पेशेंट मंथली, ठीक है। और अगर आपको साथ इसका जो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम जो बात आम जुबान में कर लेते हैं कि पता कैसे चले, या तो आपको फिजिकल फीचर नज़र आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड पे आप जाते हैं गायनोकोलॉजिस्ट के बाद, आपको स्कैन करके सामने आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आ जाती है, तो आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर स्टार्ट करें। और ये बहुत कॉमन है, इस पे जितनी अवेयरनेस हम दे सकें वो कम है। उसकी रीज़न ये है कि हर घर में पीसीओडी का पेशेंट है, अगर 2 में से हर एक बंदे को है तो हर घर में पेशेंट है। तो इसको फिर ट्रीट कैसे किया जाए, इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले इसका डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी है। अगर एक पेशेंट फील कर रही है कि उसको साइकिल ठीक नहीं आ रहा, मंथली साइकिल है उसका और वो डिले हो रहा है। अच्छा डॉक्टर चवेरिया, सिर्फ डिले होना ही है कि एक मंथ में आप 2 टाइम, आपको 2 टाइम्स मेंसेस हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल हो सकता है, और ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये नहीं होने चाहिए। हम्म अभी इसमें है कि अगर एक पेशेंट है और उसका साइकिल डिस्टर्ब्ड है, उसको बार बार साइकिल हो रहा है, या उसको साइकिल आ ही नहीं रहा, 2 महीने हो गए साइकिल नहीं आ रहा, तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप ज़रूर गायनोकोलॉजिकल हेल्प जो है वो सीख करें। उसमें क्या होगा, गायनोकोलॉजिस्ट आपके हार्मोन्स कराएंगी, कुछ टेस्ट कराएंगी, या डायरेक्ट आपका अल्ट्रासाउंड भी करके वो पता के लगा सकती हैं। पीसीओडी अब इतना कॉमन है कि गायनोकोलॉजिस्ट बड़ी इजीली इसे ना डिटेक्ट कर लेती हैं। तो अल्ट्रासाउंड होता है हमारे पास, फेशियल हेयर हो रहे होते हैं, पेशेंट को वेट गेन हो रहा होता है, एक्नी हो रही होती है, एग्जैक्ट कॉज क्योंकि इसकी अननोन है, इसके अंदर आपके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, और जो पूरी बॉडी के हार्मोन्स मैसअप कर रही होती हैं। तो इसको आप जितनी अर्ली डिटेक्शन होगी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अब इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर 1 जो इसका ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आजकल क्योंकि दौर ऐसा है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, प्लस फास्ट फूड, ठीक है। अब क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है तो उसमें क्या करना है, फिजिकल वर्कआउट आपने बढ़ाना है अपना। हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आता है, हम उसे सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने आधा घंटा कोई ऐसी वर्जिश करनी है जिसमें आप स्वेट हो आपको हल्का सा, ठीक है। उसमें वेट जब आप जैसे ही पेशेंट को कहते हैं ना, फर्स्ट करें एक पेशेंट आई है हमारे पास 100 kgs की, आपने ये नहीं कहना कि आप 60 kgs पे आ जाओ, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर समवन टू ड्रास्टिकली रिड्यूस द वेट। आप उसे कहें आप बॉडी का 10% वेट लॉस कर लें, 100 का 10% 10 kgs बनेगा, या 5% ही कर लें, उससे ही इतना अच्छा इफेक्ट आता है कि आप यकीन करें कि आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं, साइकिल नॉर्मल हो जाता है। जस्ट बाय रिड्यूसिंग 5 to 6 kgs आपका साइकिल नॉर्मल हो जाता है। मतलब अपनी डाइट अच्छी करें, डाइट अच्छी करें और फिजिकल एक्टिव डाइट, आप ऑर्गेनिक डाइट लें, होम कुक डाइट लें, ठीक है, जंक अवॉइड करें, तो आपका ये लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से ही आपका ये बेहतर हो जाता है। विद ट्रीटमेंट इज इट रिवर्सिबल? बिकॉज इट्स कॉज इज नॉट एग्जैक्टली नोन अभी तक, तो इसका ट्रीटमेंट भी इसी तरह है कि हम अगर एक पेशेंट, इसमें जो ट्रीटमेंट है ना वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे जो सिम्टम है हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्योंकि मेटाबॉलिक चीज़ें भी आ रही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन हो रहा होता है, वो ऐसे पेशेंट्स आपने देखा होगा जिसको पीसीओडी होती है उसका वेट लॉस नहीं हो रहा होता, वो चाहे जितना मर्जी डाइट करे, एक्सरसाइज करे, वेट लॉस बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट लॉस मुश्किल हो रहा है। तो उसमें हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो उनको हेल्प करते हैं इसको रिवर्स करने में, और रिवर्स हो भी जाता है, बड़े आराम से हो जाता है अगर पेशेंट डेडिकेटेड हो और वो आपका इस तरह से फॉलो कर रहा है जिस तरह से एक डॉक्टर आपको बता रही है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ये आता है, अगर फेशियल हेयर है गो फॉर लेजर, लेजर के अलावा कोई फायदा नहीं है कराने का। अगर लेकिन उस टाइम अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस तो लेजर आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं? उसमें यह है कि हम ना साइड बाय साइड ट्रीटमेंट चला रहे हैं। हम एक तरफ पेशेंट को ऐसे टैबलेट्स दे रहे हैं जिनसे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होंगे ब्लड में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हम कम कर रहे हैं, साथ साथ हम लेजर स्टार्ट कर देंगे। टेस्टोस्टेरोन भी हमने बाइंड कर दिया है और साथ हम लेजर देंगे तो उसका इफेक्ट आएगा। या हम ये कर सकते हैं फ्यू मंथ्स उसको हम ट्रीटमेंट पे डाल के आफ्टर 3 मंथ्स हम लेजर और एक्नी के लिए ट्रीट करा दें, जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हम पेशेंट को भिजवा देते हैं कि आप वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट ले लें। तो ये चीज़ें होती हैं कि इसमें क्योंकि एक कॉज नहीं है इसकी,
रूट कॉज हमें पता नहीं है, तो इसमें हम जो भी सिम्टम्स अपेयर होते हैं बॉडी में उसको ट्रीट कराते हैं। नंबर 1 हमारा इसके अंदर जो गोल होता है वो ये होता है कि हमने ओव्यूलेशन को रिज्यूम कराना। ओव्यूलेशन रिज्यूम हो गई, साइकिल एक दफ़ा नॉर्मल हो गया, आपकी बॉडी ओव्यूलेशन रिज्यूम होने से क्या सारे हार्मोन नॉर्मल हो गए। जैसे ही हार्मोन नॉर्मल होंगे तो जो है ना ये खुद ही से डिवर्ट होना शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली। जो अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस आ रही थी वो क्यों आ रही थी? क्योंकि एग ओवरी से बाहर नहीं निकल रहा। जब वो ओवरी से बाहर निकलेगा तो वो पीसीओडी अल्ट्रासाउंड पे भी रिवर्ट होगा और हार्मोन्स भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, ये मिथ है कि ये रियलिटी है? इफ अ गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, वो कंसीव नहीं कर सकती या कंसीव करना उसके लिए मुश्किल होता है? ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं क्योंकि मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सब फर्टिलिटी है और मैं पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंसीव कराना, लेकिन ये है कि बहुत ये नहीं है कि नामुमकिन है। ठीक है, पेशेंट्स कंसीव करते हैं और मोस्टली जब एक सब फर्टिलिटी को पेशेंट आके कंसल्ट करता है तो पीसीओडी के साथ ही होता है। मतलब कभी बहुत रेयर होता है कि एक पेशेंट 100% हेल्दी और वो मेरे पास आए कंसीव करने के लिए, वो नेचुरली कंसीव कर जाता है। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो मोस्टली आते ही वो हैं जिनको कोई पीसीओडी चल रहा होता है, कुछ चल रहा होता है, और कंसीव करते हैं बहुत आराम से। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, व्हाट इज सर्विकल कैंसर और अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है? इज इट ट्रीटेबल? सर्वाइकल कैंसर को आम जबान में अगर मैं बताऊं तो ये सर्विक्स इज पार्ट ऑफ यूट्रस, जो फीमेल ऑर्गन है, और वो उसके जो फर्स्ट इनिशियल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आम जबान में बच्चेदानी के मुंह को हम कहते हैं सर्विक्स। अब सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। अभी हमने जो बात की थी इसमें अगर तो आपने बहुत यंग गर्ल्स हैं 10 इयर्स की तो उनको हम वैक्सीन्स दे रहे हैं आजकल वैक्सीन मार्केट में, या वो लगाए हैं, यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री से मेरा मुराद है कि माँ में, नानी में, खाला में मिटर्नल हिस्ट्री बड़ी काउंट करती है, तो उन लड़कियों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि हिस्ट्री है इसका मतलब है कि इनके अंदर आ सकता है। और इसकी हमारे ना सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारी खवातीन जो मैरिड हैं, ठीक है, और सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको जो है पैप स्मीयर के नाम से एक टेस्ट आता है, जो आपका रूटीन ओपीडी प्रोसीजर है। हर 3 साल बाद आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ये टेस्ट करा लें। उसकी रिपोर्ट पैप स्मीयर हम लोग ओपीडी में लेते हैं, लैब में भिजवाते हैं, और अगर पैप स्मीयर नॉर्मल है तो आप 3 इयर्स के बाद उसे रिपीट कराएंगे। अगर तो पैप स्मीयर पे कोई एब्नॉर्मल सेल्स आ गए हैं तो उसका अपना ही प्रोटोकॉल है, वो हम फॉलो करते हैं। और अगर आप पैप स्मीयर कराते हैं तो सर्वाइकल कैंसर से आपकी डेथ होना नियर इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पैप स्मीयर अगर आपको 10 साल बाद सर्वाइकल कैंसर होना है तो पैप स्मीयर आपको आज बता दे, तो आपको इतना अर्ली डिटेक्ट हो गया, डॉक्टर्स के पास इतना आसान तरीका है कि आप कोनाइजेशन करके उसको निकाल देंगे और यू आर गुड टू गो। कोई इशू नहीं है, आपका यूट्रस भी सेफ है, आपका सर्विक्स भी सेफ है, सब कुछ सेफ है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ना हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉलो लोग करना पसंद करते हैं। हमारे पास डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बेड़ा गर्क हो चुका होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। तो अगर आप स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे और अगर एक पेशेंट है, इसका जो सिम्टम्स होते हैं वो डर्टी डिस्चार्ज, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज। आप यकीन करें मैं क्लिनिक्स पे पेशेंट देखती हूँ 6-6 महीने से ब्लीडिंग के साथ डिस्चार्ज हो रहा होता है, एंड दे आर सिटिंग एट देयर होम नॉट कंसल्टिंग एनी मेडिकल हेल्प। और ये चीज़ें इतनी कॉमन, और फिर इसका क्या है, अब अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, हेल्थ, अगर वो डिटेक्ट आप कर रहे हैं लेटर स्टेजेस पे तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत पुअर है। ठीक है, तो उसमें ये है कि आपको रेडियोथेरेपी एंड देन कीमोथेरेपी और ये सब चीज़ों के बाद भी आप सर्वाइवल रेट नहीं है पेशेंट का, तो स्क्रीनिंग टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जवेरिया, व्हाट इज़ फीमेल एंड मेल फर्टिलिटी? मेल फर्टिलिटी पे ऐसे कोई भी बात नहीं होती है, और अगर कोई लड़की कंसीव नहीं कर रही है तो ऑफ कोर्स ये सोचा जाता है कि प्रॉब्लम लड़की में ही होगी। मर्द अपने आप में प्रॉब्लम कहता है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती, इवन तो उसकी माँ भी कह रही होती है मेरे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इवन तो उसकी वाइफ भी अपने ऊपर ले लेती है कि मेरे में प्रॉब्लम होगी, मेरे हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली। तो मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और ये वाकई में होती है? बिल्कुल होती है। मेल फर्टिलिटी मैं आपको बताऊं इतनी कॉमन है कि 50% फीमेल सब फर्टिलिटी है और 50% मेल सब फर्टिलिटी है। पहले ज़माने में थोड़ा सा रेशो फ़र्क था, इस वजह से ख़वातीन पर ज़रा ज़्यादा बर्डन था इस चीज़ का। अब क्योंकि ये 50-50 है, अब 50-50 होने की कॉजेज़ में दोनों तरफ ही कॉजेज़ डिफरेंट हैं। अगर स्पेसिफिकली हम मेल की बात करें तो मेल में सबसे पहले वही लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा बैठना, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, चल फिर नहीं रहे, ठीक है, बहुत कॉमन कॉज है। डाइट हमारी, सारा जंक हम खा रहे हैं, बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है स्मोकिंग। आजकल आपने देखा होगा वेप कल्चर बहुत कॉमन है, एवरीबडी इज हैविंग अ वेप इन देयर हैंड, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज,
अल्कोहल अब्यूज पाकिस्तान में इतना कॉमन है कि हम तो डेली प्रैक्टिस में पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, डॉक्टर के सामने आके वो कुछ कोई नहीं छुपाता, साफ बता देते हैं। ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से सिगरेट स्मोकिंग या ड्रग्स इनटेक, इनकी वजह से मेल सबफर्टिलिटी इज इक्वल टू फीमेल सबफर्टिलिटी नाउ। प्रॉब्लम यहाँ आती है, सबसे पहले सबफर्टिलिटी में आपको बताऊँ हम लेबल कब करते हैं, जब एक मैरिड कपल 12 मंथ्स साथ रहे और वो कंसीव नहीं करा तो हम उसको सबफर्टिलिटी की ब्रेक मतलब हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसका। हमारा प्रॉब्लम ये इधर शादी होती है, दे वांट द चाइल्ड नेक्स्ट मंथ, अच्छा बताओ कोई खुशखबरी है कि नहीं? बिल्कुल दिस इज नॉट हाउ थिंग्स हैपन। या फिर क्या है जी, मियाँ, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे, मियाँ रह रहा है मेरा सऊदी अरब में, बच्चा नहीं हो रहा, लिटरली पेशेंट क्वेश्चन करते हैं मतलब बच्चा कहाँ से होगा? ठीक है, तो अब अगर आप अगर एक कपल जो साथ रह रहा है 12 महीने से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है, उसमें अगर बच्चा नहीं हो रहा, फिर हमारे पास वो आए, हम उनके टेस्ट करवाएंगे। मेल में हमारे पास सीमन एनालिसिस होता है, ठीक। फीमेल में हमारे पास इतने ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत इसलिए नहीं होती शुरू में, क्योंकि अगर एक पेशेंट जिसका साइकिल रेगुलर है, महीने के महीने पीरियड्स आ रहे हैं उसको, उसमें हमें हार्मोन्स कराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि एवरीथिंग इज़ गुड। आप एक अल्ट्रासाउंड करके देख लें, कोई इशू ना हो, यूट्राइन मॉर्फोलॉजी, यूट्राइन के स्ट्रक्चर में कोई इशू ना हो जिसकी वजह से कंसेप्शन ना हो रही हो, तो फीमेल में हम एक स्कैन कर लेते हैं अगर साइकिल नॉर्मल है, और मेल में हम सीमन एनालिसिस कर लेते हैं। और अगर जो फिर जिसके अंदर कोई इशू आता है फिर हम लेके आगे चलते हैं, ये होता है। तो मेल सबफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, और प्रॉब्लम ये है कि ये अनडिटेक्टेड रह जाती है, क्योंकि मोस्टली जो हस्बैंड साइड होती है वो कई पेशेंट्स कहती हैं मियाँ टेस्ट के लिए नहीं मान रहे। हाँ, ऐसा ही है, मियाँ दूसरी शादी के लिए मान रहे हैं पर मियाँ टेस्ट के लिए नहीं मान रहे। ठीक है, और ऐसा होता है, ये मतलब रूटीन प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि वो दूसरी शादी भी होती है और बच्चा नहीं होता, फिर तीसरी भी हो जाती है, पर वो मेल अपना टेस्ट नहीं करवाएगा। ठीक है, ही विल कीप ऑन मैरिंग, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये इतनी ही कॉमन है। अगर एक फीमेल को आप कहते हैं, अगर एक पॉपुलेशन है आपका 50% अगर मेल इसमें इन्वॉल्व है तो 50% फीमेल है, आप एक सीमन एनालिसिस करा लें, वो क्लियर कट रिपोर्ट आपको दे देगा कि कौन किसकी वजह से नहीं हो रहा, और फिर उसके ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। अगर मेल सबफर्टिलिटी है तो आप उसको ट्रीट करें और आप कंसीव करा दें। हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तो आप वो बिल्कुल आप एक वो बात होती है, अगर आप माने उसको तो आप ट्रीटमेंट लेंगे ना, आपने मानना ही नहीं है आपने मानना ही नहीं है तो फिर ट्रीटमेंट की तरफ कैसे जाएंगे? ये बात। तो जो डॉक्टर चेवेरिया लास्ट हमारा मीटअप हुआ और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड आई वाज शॉक टू नो कि अभी भी ऐसे नैरो माइंड के लोग हैं जो अभी भी अपनी वाइफ्स को लाते हैं वर्जिनिटी चेकअप कराने के लिए। बिल्कुल। तो पहले तो ये बताएं वर्जिनिटी क्या है, किस वजह से लड़की ब्लीड करती है, और क्या हर बच्ची उस चीज़ के साथ पैदा होती है? वर्जिनिटी बेसिकली एक मिथ है। जो हम कहते हैं ना कि वर्जिनिटी आप जो असेस करने का तरीका एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है कि ब्लीड करना। अब ब्लीड क्या चीज़ करती है? जब हाइमन टीयर होती है ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स तो वो ब्लीड करती है, और हाइमन इतना डेलिकेट टिश्यू होता है, जैसे एक अनियन के ऊपर एक हल्का सा एक फिलामेंट टाइप एक चीज होती है ना, वो दैट मच डेलिकेट होता है। अब वो इतना वैस्कुलर भी नहीं होता कि हर पेशेंट का बिल्कुल क्लियर कट हो और वो रप्चर हो और उसके बाद जो है ना वो हो। अगर 100 लड़कियां हैं तो उसमें से 10 to 15% ब्लीड करती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, अब बाकी नहीं ब्लीड करती। उसकी मल्टीपल कॉजेज हैं, क्योंकि हाइमन भी एक तरह से नहीं होती। हाइमन की डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, कुछ हाइमन की एनुलर शेप होती हैं, ठीक है, कुछ की परफोरेटेड हाइमन्स होती हैं, मल्टीपल परफोरेशंस होती हैं, कुछ की थिक हाइमन होती है, कुछ की थिन हाइमन्स होती हैं, और वो हर हाइमन इतनी वैस्कुलर का मतलब है कि इतनी ब्लड सप्लाई नहीं होती कि वो इस तरह से ब्लीड करेगी जिस तरह वो 15% लड़कियों की कर रही है। तो वो इसलिए एक मिथ है, और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कॉमन है, और इसके ऊपर आज भी नहीं बात उसके ऊपर बात लोग नहीं करते। उसके ऊपर जो अपने उन्होंने पेरेंट नानियों दादियों से बातें सुनी हुई हैं बस वही चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप अवेयरनेस ही नहीं देना चाहते। और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी बच्चियाँ इतनी करती हैं, इतने स्पोर्ट्स वगैरह करती हैं, अगर एक हाइमन इतना डेलिकेट टिश्यू और वो है भी ऐसे एरिया पे कि जो बहुत प्रेशर बेरिंग एरिया है, और अगर वो रप्चर हो गया है तो उससे वर्जिनिटी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और ये ब्लीड करवाना और ब्लीड करके देखना कि ये लड़की वर्जिन थी कि नहीं, और ये आज भी होता है क्लिनिक्स में। आज भी लोग आते हैं हमारे पास इस एग्जामिनेशन के लिए, और ये लड़कियां बेचारी फेस कर रही हैं। दे आर स्टिल फेसिंग इट। इवन आप यकीन करें कि मैं क्योंकि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में भी हूँ, तो मेरे पास हाइमन रिपेयर सर्जरीज के लिए लोग आते हैं। ठीक है, कि हाइमन रिपेयर, शादी से पहले लड़कियां परेशान है कि जी हाइमन रिपेयर हमें करवानी है अपनी। ठीक है, अगर ठीक भी है तब भी हाइमन रिपेयर करवानी है। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस कि शादी से पहले जी हमारी हाइमन होनी चाहिए। मतलब ये एक फजूल का एक बात है और मिथ है जिसको इतना बिलीव कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें बात ही नहीं होती। मतलब इसमें कोई शर्माने वाली बात है नहीं। अगर हम बात करेंगे तो लोगों को बात जाएगी
कि अगर तभी अवेयरनेस आएगी अवेयरनेस लोगों के आएगी अंदर। तो बिल्कुल अब लोग करवा रहे हैं सर्जरीज, इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसकी लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज बन जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, फीमेल वर्जिनल इन्फेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं? अच्छा, जो इन्फेक्शंस हैं वो 3 तरह की कॉमन इन्फेक्शंस जो हम देखते हैं, फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मिक्स्ड पिक्चर, कई दफ़ा फंगल और बैक्टीरियल दोनों आ रही होती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज है। अगर तो देखें विजाइना, अगर तो पहले देखें कि इन्फेक्शन है क्या, आपको फील कैसे हो रहा है, क्योंकि विजाइना एक नेचुरली सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन है, तो इसका नेचुरल डिस्चार्ज भी होता है। उसके अंदर कोई इस तरह से स्मेली डिस्चार्ज, फिश लाइक ओडर इस तरह से कोई भी नहीं होगी, वो आपका नेचुरल है, ठीक है। अगर तो आपको फील हो रहा है कि नहीं लोअर एब्डोमिनल पेन हो रही है, साथ में डिस्चार्ज आ रहा है, प्रॉब्ली वाइटिश कर्ड लाइक डिस्चार्ज हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन में, जिस तरह दही होता है उस तरह से डिस्चार्ज आएगा, तो और उसमें इचिंग ज़्यादा होती है, विजाइनल इन्फेक्शन में खारिश ज़्यादा फीमेल महसूस करती है, तो वो आपका मोस्ट लाइकली फंगल है। और अगर आपको येलोइश डर्टी डिस्चार्ज फील हो रहा है और लोअर एब्डोमिनल पेन हो रही है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कई दफ़ा ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर हम जब आता है हमारे पास पेशेंट डिस्चार्ज के साथ, तो हम उसको पहले एग्जामिन करते हैं किस कलर का डिस्चार्ज है। हम हमारे पास हाई वेजाइनल स्वैब्स के एक स्वैब होता है, वो हम स्वैब टेस्ट लेके लैब में भेजते हैं, वो हमें बताते हैं कि अदर इट्स फंगल और वट एवर, अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट कर देते हैं। तो क्या ये इन्फेक्शन सिर्फ मैरिड विमेन को होते हैं या अनमैरिड विमेन को भी हो सकते हैं? अनमैरिड वुमेन को भी हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी ऐसी ब्यूटी की चीज़ें लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं जो कि मैरिड नहीं है, जो उनका पीएच अनबैलेंस एग्जैक्टली जिससे उनका विजाइनल पीएच वो थ्रो कर देता है। जैसे अगर वो उसको एसिडिक पीएच है, नेचुरल 4 एसिडिक पीएच होता है, और अगर आप उसको सोप से या कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करें, क्रीम्स आ रही हैं, वाइटनिंग एजेंट्स आ रहे हैं, तो उसको आप करेंगे तो आपको ज़ाहिर है कोई ना कोई इन्फेक्शन लगेगा, तो ये बहुत कॉमन है। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, मूविंग टूवर्ड्स एंड, एनी हेल्थ टिप जो आप विमेन को देना चाहें तो? हेल्थ टिप नंबर 1, टेक लेस स्ट्रेस। अपनी लाइफ में से स्ट्रेसफुल एलिमेंट्स को कम करें। दूसरा ये कि टेक हेल्दी बैलेंस डाइट, और वीक में 1 to 2 टाइम्स हैव अ गुड वर्कआउट। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी स्ट्रेस भी रिलीव कराएगा, वो एंडोर्फिन्स रिलीज कराएगा, आपका मूड अच्छा होगा, आप हैप्पी होंगे, आपके हार्मोन्स हैप्पी होंगे, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। आप ओवरऑल आप ओवरऑल हेल्दी रहेंगे, बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू डॉक्टर जवेरिया, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक सेम यू हियर, एवरीवन। इट वाज मुलाकात अ होती है प्लेजर। नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।